इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की पार्टी है। मोदी जी देश का सम्मान सम्मान पूरे दुनिया में करे, मुझे पद ना मिले ना मिले, ये सबसे बड़ी बात। केरल में राहुल गांधी के खिलाफ कम्युनिस्ट ने कैंडिडेट खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस का और ममता दीदी का 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो ये कहाँ एक साथ आ रहे हैं? वो नाम के लिए सिर्फ एक साथ आ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात। इसलिए इनका पूछे कौन पीएम का कैंडिडेट है, ये नहीं बता पाते। लेकिन शिवसेना एक विचार है, जो हिंदुत्व का विचार था, जो बाला साहब ठाकरे ने खुद कहा था। जो वही बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस साथ कभी नहीं जाऊंगा। मोदी जी की जो विकास की दृष्टि है, उसको साथ देने के लिए जो हमारे साथ आएगा, हम उसको साथ ले रहे हैं। इसलिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट कोई भी हो, हमारे लिए वो जीत के लाना, ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य है और वही हमारा लक्ष्य है। केशव उपाध्याय जी हमारे मित्र हैं। हम लोगों ने जर्नलिज्म साथ साथ किया है। कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल बदली और राजनेता बन करके और आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। आज नवभारत और महाराष्ट्र कार्यालय में आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस के नारे के साथ जो है फिर जोश खरोश के साथ मैदान में है। पूरी पार्टी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको सत्ता से रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी भी जो है पूरी जोर से लगी है। उन्होंने महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी, एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई चल रही है। इन सब सारी बातों पर हम हमारी नवभारत और महाराष्ट्र की टीम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। केशव जी बताइए, चुनाव तो करीब प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी नारा दिया 400 प्लस नारा, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और महायुति क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मुझे पांडे जी ने पुरानी याद दिलाए। मुझे आज वो याद दिन है कि हम जब एक साथ काम करते थे। तो बहुत दिनों के बाद पांडे जी भी, उसके बाद तब रिपोर्टिंग थे, अभी बड़े पोस्ट पे है तो स्वाभाविक पे पांडे जी भी फील्ड पे रोज आते नहीं। बहुत दिनों के उनकी भी बात हुई। एक दूसरा, ये बाकी सारे लोग तो रोज मिलने वाले, एक हमेशा लगभग मिलने वाले लोग हैं, लेकिन ये मेरे पास आते हैं, हम एक साथ गप्पे मारते हैं। आज मैं आपके पास आ गया हूँ, ये अलग थोड़ा अलग ये है इस प्रकार का। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार से थोड़ा चेंज, थोड़ा सा बार बार बुलाते जाइए चाय के लिए इस बहाने, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवभारत का, आपने मुझे इस आपके प्रोग्राम के लिए बुलाया। इसलिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मैंने करीब 5 लोकसभा इसके पहले देख चुका हूं। ये 5वीं 6ठी लोकसभा मेरे से, मैं 96 से मैं लोकसभा देख रहा हूं एक्टिव पॉलिटिक्स के हिसाब से। मैं पहली बार ये महसूस कर रहा हूं कि इस बार की लोकसभा लोगों ने डिसाइड की है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अभी मुझे ख्याल से आपके यहाँ अपोजिशन लीडर आए थे, पृथ्वीराज जी आए थे। ये भी एक, वो भी कुछ ये ऐसे नहीं, वो बोलते कि क्या बोलते हैं, आपके 400 नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये कोई भी समाज का हर एक जो वर्ग है उसने ये तय किया है कि इस बार तीसरी बार आएंगे तो मोदी जी। और ये कार्यकर्ता काम कर रहा है, जनता काम करे, लेकिन 10 साल में मोदी जी का जो विश्वास लोगों में आज है, मोदी की लहर। हम यहाँ बैठते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत अलग अलग बातें पढ़ते हैं, किस प्रकार से कुछ गड़बड़ करते हैं, लेकिन नीचे ग्राउंड लेवल पे बहुत अलग तरीके का एक माहौल है। जब मैं घूमता हूँ, जब मैं जाता हूँ, तो माहौल मैं महसूस करता हूँ। मैं परसों एक जगह ट्रैवल करके जा रहा था, 1-1.5 घंटे का समय था, पालघर जा रहा था मैं, तो एक जगह चाय के लिए ऐसे रुका था कि 2 घंटे, अभी रास्ते काम चल रहा है तो 2 घंटे लगते हैं। मैं एक जगह चाय के लिए रुका था ना, मुझे कि मैं कोई, मेरे पास था कोई नहीं था, जैसे कोई मैं अकेला ही था। तो मुझे मेरे गाड़ी पे भाजपा का झंडा देख के मुझे 2-3 लोग मेरे पास आ गए, और युवा 22 तरह, आप बीजेपी के? मतलब हाँ, हम इस बार वोट मोदी जी को देंगे। ये जो इंथुजियाज्म है, चाहे वो यहाँ बैठ के मुंबई में शायद हमें नहीं दिखता है, लेकिन गांव में फर्स्ट टाइम वोटर हो या लोग हो, इन्होंने डिसाइड किया है कि मोदी जी को इस बार चुन के देना है। इसलिए एक महाराष्ट्र में भी हमने जो नारा दिया था 45 प्लस का,
मुझे लगता है जिस प्रकार से कैंपेन चल रहा है, अगर वो आंकड़ा हमने क्रॉस किया तो मुझे आश्चर्य नहीं लगता इस प्रकार की सिचुएशन इस महाराष्ट्र में केशव जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि मैं कवर किया है, मैं बहुत करीब से देखा है। भारतीय जनता पार्टी के सुसंगठित पार्टी, डिसिप्लिन वाली पार्टी, और लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में आप लोगों के बीच, महायुति के बीच में जिस तरह से झगड़े चल रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी का है, हम कह सकते हैं कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज है, अलग अलग दलों को मिला करके उन्होंने एक गठबंधन बनाने की कोशिश की है। उस तरह से आपने भी बनाया है, वैचारिक रूप से भी, यदि आपका कोई विरोधी हो उसको भी चुनाव को लेकर के साथ अजीत पवार को लेकर के बनाया। ये जो सबसे बड़े दिख रहा है कि आपके विवाद महाविकास आघाड़ी के सीटों का बंटवारा हो गया, करीब करीब हो गया, 99% हो गया। कुछ एक आध सीटें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अभी तक जो पार्टी बहुत संगठित ऑर्गेनाइज पार्टी थी और कहा जाता था कि वो पार्टी में डिसिप्लिन में, अभी तक आपने सीटों को बंटवारा नहीं हुआ और काफी अंतर विरोध है। मैं देता हूँ उसको। एक बात समझ लो बीच में, पहले सवाल के जवाब में जो थोड़ा आधा रह गया, इसके एक तरफ मोदी जी है और दूसरे तरफ कौन है। जब हम कोशिश करते हैं ये जो इंडिया आघाड़ी, इंडिया अलायंस जो हम कहने जा रहे हैं, ये इंडिया अलायंस में कहाँ एक दूसरे के मुंह नहीं देखते। केरल में राहुल गांधी के खिलाफ, अब हम महायुति के बारे में आप दो चार पूछ रहे कि अभी आपका गठबंधन नहीं हुआ ठीक से वगैरह अभी पूछ रहे थे। केरल में राहुल गांधी के खिलाफ कम्युनिस्ट ने कैंडिडेट खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस का और ममता दीदी का 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो ये कहाँ एक साथ आ रहे हैं? तो वो नाम के लिए सिर्फ एक साथ आ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात। इसलिए इनका पूछे कौन पीएम का कैंडिडेट है, ये नहीं बता पाते पीएम कैंडिडेट कौन है। रही महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की आप बात करें 99%, उनके सिर्फ बंटवारे हो सकता है हो गए हो, 48 सीट 17 ये लड़ेंगे, 22 वो लड़ेंगे, जो भी है वो। लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के मन जुले एक साथ कार्यकर्ता आए हैं? क्या नेता एक साथ आए हैं? क्या वोटर एक साथ आए हैं? ये सबसे बड़ी बात है। और इसके विपरीत, इसके दूसरी स्वरूप, महायुति में कार्यकर्ता एक साथ आए हैं। हम मराठी में जिसको बोलते हैं कि मतभेद कुछ हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है। हो सकता है कि अभी, और उसमें कोई मुझे गैर लगता है, जब तक सीट हमारे यहाँ एक सिखाया जाता है कि जब तक डिसीजन ना हो तब तक आप उसके लिए अधिकार मांगो, यानी कि उस प्रकार की कोशिश करो कि ये सीट हमें लड़नी है। और जब तक वो पार्टी के नेता डिसाइड नहीं करते तब तक हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगे कि ये सीट हमें लड़नी चाहिए। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती। ये तो नेचुरल है कि हर कार्यकर्ता को लगता है, हर नेता को लगता है, हर पार्टी को लगेगा कि महाराष्ट्र की ये सीट हमें लड़नी चाहिए। लेकिन जब सीट का अलॉटमेंट होता है तब जाके जिस प्रकार से कैंपेन महाराष्ट्र में चल रहा है वो आप देखिए, उससे आप पता चलता है कि महाराष्ट्र में महायुति की एक वोटर्स एक साथ है, कार्यकर्ता एक साथ है और नेता भी एक साथ है। ये सबसे बड़ी बात है जो महाविकास आघाड़ी के पास नहीं है, ये तीनों चीजें। दूसरी चीजें, हमने फेज वाइज इस बार, आपने तो बहुत सारे इलेक्शन कैंपेन किए, इसके पहले महाराष्ट्र में 2 फेज में इलेक्शंस होते थे लगभग, इस बार 5 फेज में इलेक्शंस है। तो नेचुरल है, जो पहले फेज के इलेक्शन थे, विदर्भ के इलेक्शन थे, उसके बाद उत्तर महाराष्ट्र के इलेक्शन थे। इस प्रकार से जो पहले इलेक्शन फेज थे उसके कैंडिडेट अलायंस उसके हो गए, फिर उनके फॉर्म भरने आ गए, उसके लिए नेताओं को जाना पड़ता है, फिर उसका कैंपेन अभी शुरू हो गया, मोदी जी की 2-3 रैलीज हो गई। तो जो पहले फेज के जो थे उसके कैंडिडेट अलायंस हो गए। अभी एक तरह से पहला फेज लगभग खत्म होने के लिए आ गया, 19 तारीख को पहला ये है आज। तो मुझे लगता है 20 मई को मुंबई और बाकी जो फेज है वो अभी, उसको तो बहुत समय है, वो तो जो बचे हुए हैं उसका भी अलायंस, उसका भी एक बार से चर्चा होकर वो अलायंस में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपने बोला कि मोदी जी का एक चेहरा है जो राष्ट्रीय स्तर पर हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चेहरे पर वोट मिल रहा है। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, यदि मोदी का ही चेहरा है तो आपको कैंडिडेट बदलने की क्या जरूरत पड़ती है? आपने रामटेक में कैंडिडेट बदला, आपने हिंगोली के कैंडिडेट को वहाँ लेके गए, आप हथकंडे के कैंडिडेट को माने को बोल रहे हैं कि वहाँ से बदलो क्योंकि चुनाव जीत नहीं सकता था। आप कल्याण में रोक के रखे हो कि कल्याण में श्रीकांत शिंदे के खिलाफ माहौल है, हमको चेहरा बदलना चाहिए। तो यदि मोदी जी के ही चेहरे को वोट मिल रहा है तो फिर कैंडिडेट का महत्व कहाँ? सबसे पहली बात है कि महायुति में 3 पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी। और ये तीनों पार्टी में किसको कैंडिडेट देना और किसको कैंडिडेट बदलना, ये वो पार्टी का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी के लिए नहीं कह सकती कि आपने ये बदलो ये बदलो, या उसने क्यों बदला। ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
तो भारतीय जनता पार्टी ने तो जो अपने उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े डिक्लेयर किए, वो तो डिक्लेयर किए, उनका कैंपेन शुरू हो गया, उन्होंने एप्लीकेशन अर्ज नॉमिनेशन किया और वो कैंपेन जोर तौर से करे। अभी वो शिवसेना उनको उनकी कोई होगी वो मुझे नहीं पता, वो उनको प्रवक्ताओं को पूछना चाहिए, वो उनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जहां तक हम महायुति करके है, हम पूरे जो कैंडिडेट चाहे बीजेपी का हो, कैंडिडेट चाहे राष्ट्रवादी का हो या कैंडिडेट चाहे शिवसेना का हो, हम उसको जीत के लिए जो भी कैंडिडेट होगा, हमने तो ये तक कहा है कि हमारे लिए कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी जी है। क्योंकि मोदी जी का ने जो कहा है 400 पार का नारा करना, और मोदी जी के साथ विकास, मोदी जी की जो विकास की दृष्टि है उसको साथ देने के जो हमारे साथ आएगा हम उसको साथ ले रहे हैं। इसलिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट कोई भी हो, हमारे लिए वो जीत के लाना ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य है और वही हमारा लक्ष्य है। केशव जी, एक बड़ा आरोप लग रहा है कि बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर, हम तमाम बातों की बात करें, अभी हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे कि अजीत पवार पे आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री, और कुछ उसके नेक्स्ट डे वो शामिल हो जाते हैं पार्टी में। तो ये वॉशिंग मशीन का जो कि दूसरी पार्टी में, मुझे बताओ, एक केस समझो, केस है और वो केस बीजेपी ने के कहने पे बंद हुई, नंबर 1। नंबर 2, ये तो कहना बहुत आसान है कि इनकी वॉशिंग मशीन है, इनके पास जाते हैं तो फिर वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन बीजेपी में आने के साथ एक केस खत्म हुई है, ये बताओ। दूसरी तीसरी बात यह है कि एजेंसी का काम करना, यानी कि किसी के ऊपर जिस प्रकार से एजेंसी इंक्वायरीज कर रही है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को लेना है नहीं, वो एजेंसी अपने आप काम करती है। उन्होंने क्या करना चाहिए वो देखना चाहिए, तो उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो एजेंसी का काम है। एजेंसी यहाँ अपने तरीके से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंसी के इसमें कोई हस्तक्षेप नाही, ना सरकार का हस्तक्षेप। तुम्हाला असं हे वाटतं का की शिवसेना तुमच्या सोबत आहे, म्हणजे शिंदेचा गट, पण शिवसैनिक तुमच्याकडे वळलेला आहे, म्हणजे कितपत त्यांना यश येईल? 100% मला असं वाटतं की खरंच एकदा हा जो गैरसमज आहे ना, तो मला तो संपला पाहिजे। की बऱ्याच वेळा आपल्या आणि विशेषतः माध्यमांमध्ये असे गैरसमज मोठ्या प्रमाणात आहे की शिवसेनेसोबत नेते आलेत, एकनाथ शिंदेसोबत कार्यकर्ता किंवा सिंपती ही तिकडे राहिली आहे, अशा प्रकारचा गैरसमज मोठ्या प्रमाणात आहे। मी बऱ्याच वेळा एक उदाहरण देतो की शेवटी सगळं असं असतं की त्या नेत्यांसोबत शेवटी विश्वासार्हता, काम करण्याची प्रवृत्ती, या सगळ्या गोष्टी अत्यंत कारणीभूत असतात आणि त्यामुळे कार्यकर्ता तिकडे राहिलाय आणि इकडे आलाय असं होत नाही, कारण शेवटी ते कार्यकर्ते जीवावरती नेता निवडून येत असतो आणि नेता त्या कार्यकर्त्यांशी एक चांगला संबंध असतो। शेवटी एकमेकाशी जोडलेलं गणित आहे, म्हणजे कार्यकर्ता शिवाय नेता नसतो, नेत्यांशिवाय कार्यकर्ता नसतो। त्यामुळे आपण या फक्त नेते चाललेत आणि खाली कार्यकर्ते आले नाहीत हे समजणं, मला वाटतं या लोकसभेमध्ये हे जे मिथक आहे, हे जे तयार करून ठेवलेलं आहे आणि माध्यमातल्या अनेकांचं ते लाडकं मिथक आहे की सिंपती तिकडे आहे, कार्यकर्ते तिकडे आहेत आणि नेते तिकडे आले, ते संपणार आहे ज्यावेळी मुंबई ते 6-0 जिंकू, त्यावेळी हे चित्र संपलेलं आपल्याला दिसेल। मी मुंबई स्पेसिफिक म्हणलो कारण मुंबईत ते जास्त आहे। केशव जी, आप उस शिवसेना को नकली शिवसेना कहते हैं जिनके बाला साहब के पुत्र उद्धव हैं, और शिंदे की शिवसेना को असली बोल रहे हैं, तो नकली कहना इस तरह का जो, मुझे बताइए ना, एक बात मुझे बताओ कि इस देश में घटनात्मक हम काम करते हैं, इस देश में जो घटनात्मक व्यवस्था है, फिर कोर्ट हो या फिर इलेक्शन कमीशन जैसी सिस्टम हो, जो एक खड़ी है, सालों से खड़ी है, उन्होंने जो डिसीजन दिया आप उसे सही स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे, ये सवाल है। घटना तो हमने नहीं की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो लिखी है घटना, उनके हिसाब से जो उन्होंने तय किया था उस हिसाब से सिस्टम आज भी है, सर्वोच्च न्यायालय है, फिर अलग अलग एजेंसी ये है, इलेक्शन कमीशन और आयोग वगैरह सब है। वहां ये प्रूव हुआ, एक सबसे बड़ी बात, कि वो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है। वहां डिसीजन हुआ, वो इसके खिलाफ 10 बार सुप्रीम कोर्ट में गए, अभी तक केस चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो अलग अलग जो लीगली प्लेटफॉर्म्स है, वो हर लीगल प्लेटफॉर्म पे एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना यही शिवसेना है, ये प्रूव हो गए, ये तो स्वीकारना पड़ेगा। अगर एक असली शिवसेना है तो नकली शिवसेना नेचुरल कौन सी बचती है वो। और सिर्फ आप एक केवल आपके पिताजी थे, ठीक है ना, आपके पास वो लीगेसी है कि आपके पिताजी, आप उनके बेटे हो, ये लीगेसी आपके पास है। लेकिन शिवसेना एक विचार है, जो एक हिंदुत्व का विचार था, जो बाला साहब ठाकरे ने खुद कहा था,
जो वही बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, जिन्होंने कांग्रेस पे कड़ी प्रहार की थी। आज वही उद्धव ठाकरे वही सारी जो विचार, जो शिवसेना का मूल विचार है, वो छोड़ के अगर दूसरे कांग्रेस के पास जाके बैठते हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ आप पिताजी होने से कारण, आपके पिताजी हो, ठीक है आपके पिताजी हो, कोई ये नहीं करता, लेकिन शिवसेना एक विचार था जो बाला साहब ठाकरे का विचार था, वो मुझे लगता है कि वो लिगेसी एकनाथ शिंदे जी के पास है, इसलिए वो नेचुरली वही है। तुम्हाला काय आव्हानात्मक वाटतंय, म्हणजे महत्वाचं आव्हान कुठलं वाटतंय या निवडणुकीमध्ये? की म्हणजे मला असं वाटतं की इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहिलं एकीकडे, दुसरीकडे बाकीचे जे सगळे प्रश्न आहेत यातलं कुठलं म्हणजे नेमकं? नाही, मराठा आरक्षण आहे. नाही मला असं वाटतं की या सगळ्या निवडणुकींचं जर आपण सगळं बघितलं तरी असं एक प्रामुख्याने गोष्ट दिसते, लोक बदलाला, विकासाला मतदान करतात, की ज्या पद्धतीचं लोकांच्या आयुष्यात बदल झाला, जो सकारात्मक बदल झालाय, की कधी काही असं खरंच वाटलं नव्हतं की म्हणजे भ्रष्टाचाराशिवाय सरकार असू शकतं, ही कल्पना कोणाला करवत नव्हती. म्हणजे 14 साली तर त्या 14 सालीच्या अगोदरची गोष्ट, पण 10 वर्षात कोणीही असं म्हणू शकलं नाही, काय होऊ शकलं नाही, कारण शेवटी भ्रष्टाचार विषयच नव्हता. कठोरपणे भ्रष्टाचार काढला, लाभार्थ्यांपर्यंत थेट जाणं ही सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट, या सरकारची सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट काय, की त्या लाभार्थ्यांपर्यंत जाणं. आणि इतक्या मोठ्या संख्येने प्रत्येक योजनेमध्ये लाभार्थी आहेत. इथं आपण सुद्धा कोण ना कोण शेवटी आपण लस घेतली, त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात देशातल्या डायरेक्ट सामान्य माणसाशी जोडलं गेलेलं मोदी सरकार आहे. त्याचा तो सगळ्यात मोठा प्लस पॉईंट आहे की विकासाच्या योजना आणि लोकांना आपलं सरकार वाटतंय, हे त्यातलं सगळ्यात एक महत्वाचं प्लस पॉईंट आहे निवडणुकीची. आणि भारतीय जनता पार्टीचं वैशिष्ट्य आहे, भारतीय जनता पार्टीनं म्हणजे आपण दरवेळी असं म्हणतो की सरकार काय केलं एखाद्या राज्यातलं, आपण राज्य निवडणुका किंवा एक कुठलं असतं तर एक अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर आहे, बाबा सरकारच्या रोष आहे. भारतीय जनता पार्टीचं वैशिष्ट्य आहे की भारतीय जनता पार्टीने अँटी इन्कम्बन्सीला प्रो इन्कम्बन्सीमध्ये फिरवलं. म्हणजे अँटी नाहीये तर प्रो, सरकारबद्दल आपुलकी आहे, सरकारबद्दल आस्था आहे. ही सगळ्यात महत्वाची भूमिका केंद्र सरकारबद्दल मोदीजींबद्दल, आणि मोदींची लोकप्रियता प्रचंड आहे या क्षणात. आणि त्यामुळे प्रो इन्कम्बन्सी आज आपल्या सगळ्यात दिसतीये, विरोधाचे मुद्दे दिसत नाहीत, विरोधक काहीतरी बळजबरीनं काहीतरी करतायत. ज्या पद्धतीचं उद्धव ठाकरेंचं आत्ता संभाषण, आजची प्रेस मी आत्ता ऐकत होतो, ज्या पद्धतीची भाषा त्यांनी वापरली, माझंच नाणं चालणारं नामुक अंतमुक, विरोधक महाविकास आघाडी अत्यंत निराशजनक परिस्थितीमध्ये आहे. आणि त्याच्यामुळे जे चित्र दिसतंय, तुम्ही म्हणताय की आता सकारात्मक मुद्द्यावर, विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही निवडणुकीला सामोरे जातोय आणि आम्ही जिंकूया, तर आमच्या मनात विश्वास आहे. केजरीवाल जी, मेरा सवाल है, आरोप लग रहे हैं कि इलेक्ट्रॉल इस मुझे पता नहीं सवाल आने वाला है, तो मैं इंतजार ही कर रहा था कि सवाल कैसे. चंडालो दंडालो, एक बात समझ लो, कि एक बात ध्यान लो, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की पार्टी है. भारतीय जनता पार्टी के देश में 17 या 18 स्टेट्स में सरकारें चल रही है. केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार, हमारे इस वक्त 400 के करीब खासदार है, 4000 के करीब एमएलए है, यानी इतना सारा मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी का होने के बाद इलेक्ट्रिक बॉन्ड में पैसा भारतीय जनता पार्टी को 50% भी नहीं मिला, 50% से कम है. पहली बात, इसका मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उसको सबसे ज्यादा पैसा उससे कम मिला, 50% भी नहीं मिला, कुछ 42% वगैरह पैसा मिला. अगर ये आपकी सही थी तो सब पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास आना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ. एक दूसरी बात इसमें जो है कि फिर बाकी अगर आपको आपत्ति थी तो आपने पैसा क्यों लिया बाकी पार्टियों ने, ये भी दूसरी बात है. तीसरी बात, अभी इसके बैकग्राउंडर कहां से, ये थोड़ा आप समझ लो. ये बैकग्राउंडर ऐसा है कि ये आया कहां से, ये बॉन्ड की कंसेप्ट. जब हम अपोज में थे, और भारतीय जनता पार्टी तो सालों से जनसंघ से अपोजिशन में, अभी तो हम सत्ता में है, तो भारतीय जनता पार्टी, एक तो सबसे पहले कि इलेक्शन में ब्लैक मनी बहुत है, वो कम होना चाहिए. अगर वो कम, अभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड जब आप लेते हो तो आपके अकाउंट में, पार्टी के अकाउंट में पैसा आता है जिसका ऑडिट होता है, ये सबसे बड़ी बात है. इलेक्ट्रिक बॉन्ड जब आप लेते हो तो नेचुरल फॉर, यानी कि, और जो देने वाला है इलेक्ट्रिक बॉन्ड उसको भी उसका केवाईसी बाकी सारी चीज देनी पड़ती है, तो वो भी ब्लैक मनी नहीं दे सकता. आने वाले के अकाउंट में पैसा आ रहा है,
वो तो अकाउंट ऑडिट होगा, वो ऑडिट रिपोर्ट में ये करनी पड़ती है कितना सब क्या उस पैसे क्या खर्चा किया, तो ब्लैक मनी इससे निकल जाए, ये सबसे बड़ा ये था जो मेरा लगता है कि ठीक है कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट का रिस्पेक्ट हम करते हैं, लेकिन एक बड़ी मात्रा में ये कम हुआ कि ब्लैक मनी का जो था इसका ये मेन टारगेट था। दूसरी बात कि हम तो सालों से अपोज में थे और तब भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने में लोग हिचकिचाते थे क्योंकि पता चला तो क्या करेंगे, इसलिए इसमें भले ही ये जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड का किया, पार्टी कौन सी भी सत्ता में आए, लेकिन अगर उसका नाम इन्होंने नहीं रखा गया, उसका नाम तो है बैंक में जिसने बॉन्ड लिया उसका तो नाम पता है, जहां लेते समय तो सारी प्रोसीजर आपको पूरी करनी है, आपको अकाउंट से ही बॉन्ड मिलेगा, आपने जाके पैसा दिया और बॉन्ड लिया उठाया मार्केट में से, जैसे हम आम खरीदते हैं, ऐसी तो सिचुएशन है नहीं, आपके अकाउंट में से ही बॉन्ड लेने वाले हैं आप, तो वहां तो पता है नहीं, आपको बॉन्ड लेके देना है इनको। फॉर एग्जाम्पल पांडे जी लेते नहीं वैसे, बात में बोल रहा हूं जैसे हाँ, तो मैं एक ना इसके लिए तो ये इसमें था कि इसमें और इनके अकाउंट में जब जमा होगा, जब ये जमा करेंगे तो इनके अकाउंट में पैसा आने वाला है, इसका ऑडिट होने वाला है, आपके अकाउंट में ऑडिट है, इनके अकाउंट में ऑडिट है, तो ये उसकी कंसेप्ट थी कि हर एक को एक जिसको फेयर प्ले माइंड होता है, ये उसकी कंसेप्ट थी, ब्लैक मनी कम हो, ये उसकी कंसेप्ट थी। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ लाभ मिला, ये बात गलत है। आरोप ये लग रहे हैं कि जिन कंपनियों के खिलाफ ईडी जांच चल रही थी, जिन कंपनियों के खिलाफ कुछ एक्शन लिए जा रहे थे, नहीं वो तो नहीं अरे वही तो ना, फिर वही उसमें कंपनी में डीएम के कितना मिला है वो देखिए, ममता की कंपनी को कितना मिला देखिए, और उसके इंक्वायरी को उसकी दिक्कत क्या है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है यही गलत है। ये मुझे लगता है कि फिर आपने क्यों उठाए, कितने कांग्रेस ने पैसे दिए, शिवसेना ने उभा ठाकरे ने पैसे दिए इस बॉन्ड से, आज शरद पवार ग्रुप ने पैसे दिए, मेरे पास है कितने दिए, तो वो अगर आपको ये मंजूर नहीं था तो आपने क्यों लिए पैसे फिर बॉन्ड से, तब मैंने कि आपने लिए वो ठीक है, हमारा ठीक है, हमारा एकदम क्लीन व्हाइट आ गया, और आपका से भी ये गलत है ना। सर राम नाईक ने ये अभी आरोप लगाया था कि जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल मेस हुआ है वो शरद पवार की वजह से हुआ है, तो बीजेपी इस पर क्या कहती है कि सच में जो मेस हुआ था बीच में वो मुझे लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अगर ये 2020 में 19 में सरकार बनाने का अधिकार मिला था, पूरी तरह से बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी शिवसेना, उसके पूरे कैंपेन में कहा, बार बार कहा गया था कि अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, कहीं भी उद्धव ठाकरे 2.5 साल, ये सवाल नहीं था। तो अगर उस समय विश्वासघात की राजनीति नहीं होती भारतीय जनता पार्टी के साथ, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, वो जनता के साथ हुआ, क्योंकि रीजन था कि जनता ने आपको पास 165 एमएलए चुन के दिए थे आपकी सरकार के लिए, तो अगर वो 165 की सरकार बन जाती तो महाराष्ट्र में आज जो मेस हम देख रहे हैं वो नहीं होता। मुझे लगता है कि एक अच्छी राजनीति की शुरुआत, यानी कि 14 में हम एक साथ थे, 19 में एक साथ थे, जो एक चल रहा था वो डिस्टर्ब करने का, मिस करने का, मुझे लगता है शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे दोनों ने किया। एक सत्ता लाने के लिए ये सरकार को उन्होंने विश्वासघात किया, और एक इस प्रकार से खिचड़ी पकाई, जो कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, एक दूसरे से आ ही नहीं सकते, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने खिचड़ी पकाई। सर मेरा सवाल है, जैसा आपने कहा मोदी का एक स्ट्रॉन्ग चेहरा है, प्रो इनकम्बेंसी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की अहमियत हो गई, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, विकास कार्य बहुत अच्छा किया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन रहा, बावजूद इसकी बीजेपी के ऐसे महाराष्ट्र में क्या मजबूरी है? दो ही जिनमें से लॉजिस्ट ये कहते हैं कि बिहार और महाराष्ट्र दो एक ऐसे स्टेट हैं जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट लग सकता है। तो एक तरफ आपका ये कॉन्फिडेंस, और दूसरी तरफ अभी 4 दिन पहले तक राज ठाकरे जीतक को साधने की कोशिश, तो ये आपकी स्ट्रेटजी है कि कहीं कहीं जो आपका 400 का नारा है उसमें कहीं शंका है, जिसकी वजह से इस तरह की रणनीति? नहीं, मुझे लगता है मैं अलग तरीके से इसको देखता हूँ कि 400 का नारा है, ये जनता के मन में है, वो सीधा पूरा होने जा रहे, इसलिए आज लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और जो हमारे साथ आना चाहते हैं, हम क्या कम्युनिस्ट पार्टी थोड़े गिने नहीं, हम दरवाजा लगाए बैठते हैं, हम किसी को आने नहीं देंगे। जो मोदी जी के विकास के साथ आना चाहता है, मैंने शुरुआत में कहा, वो हम उसका स्वागत करेंगे, हम तो पॉलिटिकल पार्टी है,
पॉलिटिकल पार्टी तभी बढ़ती है जब लोगों को आप स्वीकार करते हो। नहीं तो आज कम्युनिस्ट क्यों है? उन्होंने दरवाजे बंद करके रखे, किसी को आने नहीं दिया। तो समाज के हर घटक, अलग अलग घटक आपके पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो ही आपकी पार्टी बढ़ती है। और मुझे लगता है कि जो जो हमारे साथ आना चाहता है हम उसको ले रहे हैं। हमारा इस बीच में हमने हमारी कई विचारधारा बदली है, नहीं बदली। हमने हमारे सिद्धांत तक कई ये किया, नहीं किया सिद्धांतों के साथ। हमारा सिद्धांत वही है, हमारे मोदी जी नेतृत्व है, विकास की भूमिका है, हिंदुत्व की भूमिका है। इसमें हमें कहीं किधर हमारे सिद्धांतों के साथ कहीं छेड़छाड़ नहीं की। हम हमारे सिद्धांत पे का है। इसके साथ अगर आप आ जाना चाहते हो तो हम आपका स्वागत करते हैं। हम उनको क्या कहें, नहीं आना चाहिए आपको, ये हम कहते हैं आप बताइए। तो कोई तो क्राइटेरिया होगा ना कि आप कोई भी आए तो ले ले। ये क्राइटेरिया होगा कि करप्शन का आरोप लगाते हैं तो ये तो रहेगा। एक भी करप्शन की केस हमारे साथ आने के बाद बंद नहीं हुई। अभी महाराष्ट्र में लीगल ऐसा है कि वो, यानी कि हमने ये किया, उससे हस्तक्षेप किया। लीगल बैटल बहुत लंबी चलती है महाराष्ट्र में, कोई पूरे देश में कोई, जिस प्रकार से लीगल हमारे पास कोर्ट केसेस सब है, एक भी नहीं हुई, एक भी ये नहीं हुई। जिस तरह से आपने बोला कि बीजेपी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, आप लोग ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था और बाद में कांग्रेस के सभी लोगों को आप लोग अपनी पार्टी में ले ले रहे हैं। तो कांग्रेस युक्त भाजपा। तो सवाल ये है कि मतलब क्या आपको ऐसा लगता है जो आपके पुराने अपने जो निष्ठावान लोग उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जो बाहर से है उनको पद मिल जाता है, जो यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है? देखो, पद आहे आम्हाला कुठेतरी दिसायला तुमच्या शुभेच्छा कायम है। लोगों ने ऐसा बोल के बताया है कि मतलब हम लोग खाली झंडा बैनर लगती है। सही कि सबसे पहली बात ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा, इसका मतलब ये था कि जिस प्रकार से उसका मोदी जी ने दूसरी तीसरी बार एक बार बात कहते हुए कहा भी था कि कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, कांग्रेस यानी घराणेशाही, इस प्रकार की थी। और उससे मुक्तता, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था। मुझे लगता है वो 10 साल में हमने हासिल किया। दूसरी बात, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं उनके पास है, एक आप बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मूल रूप से, आज भी हमारे कार्यकर्ताओं को जाके देखो, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, 370 हट गया ना, वेर है, राम मंदिर बन गया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मिला। मोदी जी इतने शान से पूरे दुनिया में अपने ये कर देश की मान, जिसको सम्मान बढ़ा रहे हैं, वो हैप्पी होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की सोच सबसे, और हम तो हमेशा ये कहते हैं नेशन फर्स्ट। हमारे कार्यालय में बोर्ड लगा है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और लास्ट हम। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जड़न गड़न यही होती है कि मुझसे पहले देश का अगर भला होता है तो वो मेरी पहली ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आपको ऐसा लगता होगा कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज भी खुश है। जब 96 में पहली बार अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, किसको पता था? पांडे जी उस समय फील्ड में थे, शायद उस समय कार्यालय में आए होंगे, जब कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू थे कि हमने दिन देखा 96 पहली बार अटल जी प्राइम मिनिस्टर में, कुछ नहीं मिला उनको। सालों से वो हारते आ रहे थे, ऐसे कार्यकर्ते थे जिनको गांव में एंट्री नहीं मिलती थी। मुझे पता है ऐसे कार्यकर्ता थे, कुछ नहीं जिंदगी मिला और सिर्फ इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हारने के लिए। लेकिन एक दिन वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हो गए, बोले कि हमारी जिंदगी ये हो गई, सफल हो गई। जब राम मंदिर बना, आप देखा हो कितने लोगों ने, किसी ने 400 साल का संघर्ष है ये। तो मुझे लगता है लोगों के आंखों में आंसू थे कि ये हमारे जनरेशन को देखने को मिला। कितने जनरेशन गए इसमें कि जिनको नहीं मिला। 370 के बारे में यही था कि हम सोच भी नहीं सकते 370 हट जाएगा। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का है कि देश का विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी देश का सम्मान सम्मान पूरे दुनिया में करे, मुझे पद ना मिले, ये सबसे बड़ी बात। एक दूसरा, आप ये पकड़ के चलो कि सब जो भारतीय जनता पार्टी, ये तो आने वाले छोड़ दो चलो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या अगर देखे तो कई लाख संख्या है। उसमें आपने पूरे लोकसभा से लेके ग्राम पंचायत तक के सारे लोक प्रतिनिधि जो होते हैं वो निकाले, उनकी संख्या कुछ हजारों में होगी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा है, 288 विधानसभा है, विधान परिषद है, राज्यसभा है, कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका है, ये सारे अगर चुन के वो कुछ हजार में होगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो भी ये सारे फुलफिल, यानी कि वो लाखों की महाराष्ट्र में संख्या है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ये सबसे पहली बात तो वो उसमें पड़ता ही नहीं, उसको बोलते कि हम ये चल रहा है ना ठीक, आई एम
ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सोच है। केशव जी, ये आपके त्याग और तपस्या का तो बात सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पानी पी कर गालियां देते थे, वो अग्र पक्ष में बैठे हैं और हमारे मित्र केशव उपाध्याय जी पीछे बैठे हैं। ये कितना सही है? तो मुझे लगता है परिवर्तन, अगर वो सामने वाले में परिवर्तन होता है, जो कल तक गालियां दे रहा था वो आज पार्टी में आके पार्टी के नारे दे रहा है, तो मुझे लगता है यही तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पार्टी विस्तार हो रही है, पार्टी के विश्वास सिद्धांतों पे लोग बड़े आ रहे हैं। जो उनको कल तक गलत लगता था आज वही सही है, इस प्रकार की भावना उनमें है। तो मुझे लगता है व्यक्ति तो यहाँ निमित्त मात्र है, विचार बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। देश फर्स्ट, पार्टी सेकंड और थर्ड, आपकी जो तपस्या और जो आपके विचार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे। भारतीय जनता